तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और यूपी डीलेड थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए यह वीडियो है। बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मत देखें, क्योंकि यह डीलेड थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए, डीलेड थर्ड सेमेस्टर में जो हैं उन सब के लिए यहाँ पर हम साइंस की लगातार वीडियो ले रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर लेकर, तो यहाँ पर जुड़े रहें। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीव, क्या आप लोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीव, यानी ये बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है, तो इसमें देखेंगे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिसे मनुष्य अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकता है। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोआ आदि। ये सभी क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं साथियों। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी में किया जाता है। एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ल्यूवेनहॉक को आप लोग याद रखेंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला है यहाँ पे जीवाणु। जीवाणु का मतलब क्या है? बैक्टीरिया। अंग्रेजी में इसको बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया, तो इसको जीवाणु कहा जाता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु एक कोश की जीव होता है। जीवाणु कितने कोश की होता है? एक कोश की जीव होता है, जिसका आकार गोल, सर्पिलाकार और दृढ़नुमा होता है। गोल, सर्पिलाकार और दृढ़नुमा होता है। जीवाणु स्थल, जलवायु तीनों में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया देखो तीनों जगह पाए जाते हैं, जमीन पर भी, पानी में भी, हवा में भी। ध्यान रखेंगे। विषाणु यानी वायरस, वायरस अंग्रेजी में कहते हैं इसको विषाणु को। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। इसकी खोज। विषाणु प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बना परजीवी होता है। विषाणु क्या है? परजीवी है, अपने आप ये नहीं चल सकता है। ये जब एंट्री करता है किसी के शरीर में तो वहीं पे ये पनपता है। विषाणु प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। विषाणु एक कोश की जीव होता है। एक कोश की जीव विषाणु भी होता है। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। प्रश्न बनता है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो जीवाणु को कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जीवाणु को। आगे देखते हैं, इसके आगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द प्रोटोजोयन से बना है। किससे बना है? प्रोटोजोयन से। पहले प्रोटो फिर जोयन माने जंतु, अर्थात वे जीव जंतु जो सबसे पहले प्रकट हुए उनको ही प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रोटो माने आदिम, आदिम समय में जो सबसे पहले समय में सबसे पहले प्रकट हुए उन जीव, उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रोटोजोआ एक कोश की जीव होता है। प्रोटोजोआ भी एक कोश की जीव होता है। प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के आकृति व आकार में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के आकार व आकृति में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के आकृति व आकार में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ वे होते हैं जो सबसे पहले जिनका प्राकट्य हुआ। कवक, फंजाई या फंगी जिसको कहते हो, इसको कवक में पर्णहरिम नहीं होता है। हरा रंग का पर्णहरिम जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं होता है कवक में। या परजीवी होते हैं, मृतपोषी कह लीजिए, सहजीवी कह लीजिए के रूप में पाया जाता है। ठीक, परजीवी माने दूसरे पर निर्भर रहता है। मृतपोषी मतलब मरे सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक के रूप में पाया जाता है। कवक की सहजीवी का मतलब होता है कि यह जंतु और पादप के बीच में काम करता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। जैसे वायरस कड़ी है, वैसे ही यह भी कड़ी है। ठीक, कवक की संरचना धागेनुमा होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। कवक की संरचना धागेनुमा होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। काहे की? सेलुलोज की बनी होती है। और इसको काइटिन के नाम से जाना जाता है। काइटिन, कवक की जो होती है सेलुलोज, उसको काइटिन के नाम से जाना जाता है। शैवाल, ध्यान देंगे, शैवाल यहाँ पर ध्यान देंगे। शैवाल में पर्णहरिम पाए जाते हैं। शैवाल यानी जिसको काई के नाम से जानते हो, जिसको एल्गी अंग्रेजी में कहते हो, ALGE, एल्गी कहते हैं। तो एल्गी यानी शैवाल में पर्णहरिम पाए जाते हैं, यानी हरा रंग पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ शैवाल एक कोश की व कुछ शैवाल बहुकोश के होते हैं। कुछ शैवाल एक कोश की, कुछ शैवाल मल्टी मतलब सेलुलर होते हैं, बहुकोश की होते हैं। सूक्ष्म जीवों से लाभ क्या होता है हम लोगों को? घरेलू उत्पाद जैसे दही जमाना है तो उसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, और उसमें जीवाणु पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस नामक। ठीक, जो दही बनाते हैं। इडली बनती है, पनीर बनता है,
आदि में डबल रोटी बनती है। सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी लाभदायक मिलता है, जैसे शराब बनाने में किण्वन जो होता है शराब का, मतलब गन्ने के रस का, तो उससे शराब बनती है, तो वहाँ पर भी ये लाभदायक होते हैं। दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। दवाओं में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सन 2017 में प्रश्न आया था कवक से प्राप्त प्रतिजैविक, तो कवक से प्राप्त प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कवक से एक पेनिसिलिन बनाई जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उर्वरक में इसका उपयोग होता है। कवक का उपयोग उर्वरक में भी किया जाता है, खाद्य में। पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसका उपयोग साथियों होता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करते रहें, हाइप भी करें। सूक्ष्म जीवों से हानियाँ क्या होती हैं? मनुष्यों में रोग कारक को बढ़ा देता है। जंतुओं में रोग कारक, पौधों में रोग कारक, भोजन में विषाक्तता, भोजन भी सड़ने लगता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है सीगो। पंडित माने प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टा से टेटनस या टाइफाइड, निमोनिया, हाय माने हैजा, सीगो माने सिफिलिस और गोनेरिया। तो इतनी बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे। कवक से होने वाले रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट। कवक से होने वाला रोग गंजा दमाद खाए फ्रूट माने गंजापन, दाद, दमाद माने दाद और ये दमा, और खाए माने खुजली, और फ्रूट माने एथलीट फ्रूट, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके कवक से होने वाले रोग। तो बढ़ते हैं इसके आगे। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, बहुत अच्छा पेपर आप सभी का जाएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अगला यहाँ पर आ गया विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु यानी वायरस से, जिसकी ट्रिक है रेखा 6 इंच की टोपी महंगी, जाए कर दो बूंद जिंदगी की पोलियो। तो यहाँ पर इसके लिए ये ट्रिक है रेबीज, खा से खसरा, और छा से छोटी माता, चा से चेचक, की माने कोविड, ट्रोकोमा, पीलिया, गलसुआ, गा से हाथ से हर्पिस, जा से जापानी बुखार, एड्स से डेंगू, एड्स, ठीक, पोलियो, ये इतनी बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा मैं कल सो गया, पा माने पायरिया, पा माने पेचिस, मैं माने मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, सिल्फी सिकनेस। प्रतिजैविक दवाएं, एंटीबायोटिक मेडिसिन। प्रतिजैविक दवाएं यौगिकों का वह सूक्ष्म होती हैं, वह समूह होती हैं जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि के संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाव करती हैं। प्रतिजैविक दवाएं यौगिकों का वह समूह होती हैं जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि के संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाव करती हैं, ध्यान रखेंगे। प्रतिजैविक दवाएं या तो जीवाणुओं को मार डालती हैं या उसके विकास को कम कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का काम क्या होता है? काम होता है जीवाणुओं को मार डालना या तो उसके विकास को कम कर देना, वहीं पे बीमारी को रोक देना। प्रश्न 2022 में पूछा गया था तालाब की एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले 2 सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए। वहाँ पे कवक, शैवाल, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ यही सब दिखाई दिए थे। एक ऐसे कवक का नाम बताइए जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता है। मशरूम हो गया, कैथेरेलस हो गया। दही में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस, ये सब लाभदायक हैं। दाल व पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। ये कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। और राइजोबियम ही सहजीविता पर काम करता है, सहजीवी होता है, क्योंकि यह पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देता है नाइट्रेट्स के रूप में और उनसे भोजन प्राप्त करता है। परिरक्षण वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों को, ये परिरक्षक की अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजर्व्ड यानी परिरक्षण, वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता व पौष्टिकता बनी रहती है, इसको परिरक्षण कहते हैं। जैसे कि मछलियों में नमक डाल देते हैं और सब्जियों में नमक डाल देते हैं, अचार में नमक डाल देते हैं, ऐसे ही उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। परिरक्षण स्थायी परिरक्षण और एक अस्थायी परिरक्षण होता है। स्थायी परिरक्षण नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए ऊष्मा द्वारा सुखा करके, जैसे खटाई है उसको सुखा करके ऊष्मा द्वारा, ठीक। यहाँ पे अस्थायी परिरक्षण ठंडे वातावरण में रखोगे तो यह अस्थायी परिरक्षण है, खराब हो जाएगा। नमी से दूर रखकर, नमी से बचा के रखोगे, वायु से दूर रखोगे तो ये कुछ दिन चल जाएगा। ठंडे वातावरण में रखोगे तो कुछ दिन बच जाएगा, नमी से दूर रखोगे कुछ दिन बचेगा, वायु से दूर रखोगे तो कुछ दिन। लेकिन ये नमक, पानी, चीनी, ऊष्मा सुखाकर ये अच्छे हैं। आहार या भोजन परीक्षण की विधियाँ, निर्जलीकरण करके उनका पानी निकाल दीजिए,
प्रशीतन ठंडा करके, रसायन द्वारा, रसायन अचार द्वारा, सुखा करके, उबाल करके, इतने द्वारा आहार भोजन की परीक्षण विधियाँ ये सभी होती हैं। किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। किण्वन में क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू सिंपल कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों की सहायता से होती है। यह भी प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों की सहायता से होती है। एल्कोहल या शराब का बनना किण्वन का उदाहरण है। साथियों, एल्कोहल या शराब का बनना किण्वन का उदाहरण है। एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल उसको कहते हैं। दूध से दही बनना भी किण्वन का उदाहरण है। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करना फिर एकदम से ठंडा कर लेना, ये पाश्चुरीकरण के अंतर्गत आता है। दूध को इसी विधि से जो है गर्म करके एकदम से ठंडा कर लिया जाता है। तो देखेंगे पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया। पाश्चुरीकरण क्या होता है? इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने किया था। इस विधि की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। उन्हीं के नाम पे पाश्चुरीकरण पड़ा। इस विधि में सबसे पहले दूध को 63 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आधे घंटे तक गर्म करते हैं। ध्यान रखेंगे, 63 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आधे घंटे तक गर्म करते हैं। उसके बाद 15 मिनट तक 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। पहले 63 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आधे घंटे तक गर्म करते हैं, फिर 15 मिनट और गर्म करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, फिर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लाते हैं, फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले आते हैं और फिर किसी जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर देते हैं। किसी ठंडे स्थान पर उसको रख देते हैं, यानी एकदम से जब ठंडा कर देंगे तो सभी जीवाणु मर जाएंगे। फिर जीवाणु रहित पैकेट में उसको बंद कर देना और फिर उसको किसी ठंडे स्थान पर रख देना है। इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, 63 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक, 15 मिनट तक, फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर, फिर एकदम से ठंडा कर देना, 10 डिग्री सेल्सियस तक ले आना है उसको। चेचक के टीके की खोज किसने किया? चेचक के टीके की खोज किसने किया? साथियों, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किया एडवर्ड जेनर। जीवाणु की खोज किया ल्यूवेनहॉक और विषाणु की खोज किया इवानोस्की। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पाश्चुरीकरण की लुई पाश्चर। ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संपदा एवं उनका संरक्षण। प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संपदा होती हैं, जैसे जल है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं आदि। ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संपदा है। प्रकृति से प्राप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, जो वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। पेट्रोलियम हो गया, वन हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संपदा दो प्रकार की, एक नवीकरणीय संपदा, एक अनवीकरणीय संपदा। नवीकरणीय रिन्यूएबल संपदा और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिस संपदा को समाप्त न किया जा सके, यानी दोबारा से इसको प्राप्त किया जा सके। जैसे सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, हवा, जल, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन जिसका सीमित भंडार हो, अनवीकरणीय, जिन्हें दोबारा न प्राप्त किया सके। वन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, ठीक, तो ये हो गए। प्राकृतिक संपदाओं के नष्ट होने का कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीज पॉपुलेशन। प्राकृतिक संपदाओं का दुरुपयोग, जैसा कि पानी नष्ट करना, विश्व स्तरीय युद्ध होने पर, रसायनों के प्रयोग से, छिड़काव से, मानव हस्तक्षेप से। मानव का उच्च स्तरीय जीवन, अच्छा लग्जरी लाइफ जीना। प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण का उपाय, जल संरक्षण करिए, जल संरक्षण की प्रणाली में बदलाव करिए, जल का दुरुपयोग ना करें, गड्ढा खोद करके उसमें पानी को एक जगह करें, नालियों आदि की मरम्मत व सफाई लगातार करते रहें। मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, सॉइल संरक्षण, अधिक खाद व कीटनाशक के प्रयोग से बचें। मृदा अपरदन का बचाव करें। मकान आदि को बनाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई न करें। वनों का संरक्षण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाएं। तो ये सारे संरक्षण अगर आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा। यहाँ ध्यान देते हैं, जीवों का विलुप्तीकरण कैसे होता जा रहा है। जीवों का संसार से गायब हो जाना अथवा इनके प्रजातियों की संख्या में कमी आना विलुप्तीकरण कहलाता है। जीवों का संसार से गायब हो जाना अथवा इनके प्रजातियों की संख्या में कमी आना विलुप्तीकरण कहलाता है। साथियों, अगला देखते हैं, संकटापन्न जीवों की प्रजातियाँ।
क्या होती हैं संकटापन्न जीवों की प्रजातियाँ? पिछले कुछ वर्षों से ऐसे जीव जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है और विलुप्त हो रहे हैं जीवों की संकटाग्रस्त जीव कहलाते हैं, जैसे चीता, गौरैया, दरियाई घोड़े, तेंदुआ, गैंडा, ठीक, गिद्ध। तो ये सभी जो है आपकी संकटापन्न जीव हैं। वैश्विक स्तर पर संकटाग्रस्त जीवों की सूची तैयार की जाती है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक में उनको रखा जाता है जो संकटापन्न जीव होते हैं। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई रोग कोई आ गया जिससे सभी जंतु मर गए, प्रदूषण कोई आ गया, मानव का उसमें हस्तक्षेप हो गया, इस कारण से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके लिए 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो देखिए सबसे पहले कौन आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद 8 साल बाद 1980 में वन संरक्षण आ गया। पहले वन्य, फिर वन, फिर भारतीय पर्यावरण 1986 में, 6 साल बाद। जल दिवस कब मनाया जाता है? वाटर डे, जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, वन दिवस 21 मार्च, 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सबको मालूम। देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सभी को मालूम। यहाँ पे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सभी को मालूम। 22 अप्रैल को ही 22 अप्रैल, फिर 22 मई, एक महीने बाद जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। ऐसे याद कर लीजिए, 22 पहले मार्च याद करिए जल दिवस, फिर 22 अप्रैल याद करिए पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई याद करिए जैव विविधता दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, जल, पृथ्वी, जैव विविधता दिवस। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, और 21 मार्च उससे पहले एक दिन वन दिवस, और 5 को तो विश्व पर्यावरण दिवस, पता ही आप सभी को। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। ओजोन दिवस, ओजोन डिप्लेशन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आई। गिद्धों के लिए, वल्चर के लिए संरक्षण परियोजना कब आई? 2006 में आई। खनिज क्या होते हैं साथियों? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मिनरल्स माने खनिज। वे पदार्थ जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। वे पदार्थ जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, भूपर्पटी में पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि। अयस्क क्या कहलाते हैं? वे खनिज जिनसे धातु की मात्रा अधिक व अशुद्धियों की मात्रा कम हो, अयस्क कहलाते हैं। वे खनिज जिनमें, जैसे आपने खुदाई किया किसी चीज़ की और उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है, यानी अच्छी चीज़ ज़्यादा है, और अशुद्धि यानी मिट्टी, कंकड़, पत्थर कम है, तो उसको हम लोग अयस्क कहेंगे। इसे कम खर्च व आसानी से सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जैसे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट आदि। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? क्या सभी खनिज जो भी खुदाई करके निकालोगे वो सब अयस्क होंगे? नहीं, गलत है। क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? बिल्कुल सही। जितने भी अयस्क होंगे वो खनिजों से ही तो प्राप्त होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। खनिजों का वर्गीकरण: धात्विक लौह खनिज, अलौह खनिज, अणुशक्ति वाले खनिज। धात्विक खनिज यानी जिनमें धातु होती है, लोहा जिनमें होती है, और जो बिना लोहे के होते हैं, और जो अणुशक्ति वाले जो इनमें अणुओं की शक्ति होती है, अणु परमाणु बम बनाने वाले वो। लौह खनिज वे खनिज जिनमें लोहा धातु पाई जाती है, लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सभी लोहे के अयस्क, मैग्नीज आदि। अलौह खनिज ऐसे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा न पाई जाए, अलौह खनिज कहलाते हैं, सोना, चांदी, बॉक्साइट, सीसा आदि। अणुशक्ति वाले खनिज जिनसे जो है जैसे यूरेनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सभी। यहाँ पर देखते हैं खनिज, लौह खनिज जिनमें लौह की मात्रा पाई जाए, जैसे लौह अयस्क। अलौह खनिज जिसमें नहीं लौह की मात्रा पाई जाए, सोना, चांदी, तांबा आदि। अणुशक्ति वाले यूरेनियम, ग्रेफाइट। लौह अयस्क वह अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, लौह अयस्क कहलाता है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट आदि। लौह अयस्क में लोहे की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। सबसे पहले इस नंबर पर चीन है, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 ब्राज़ील। तो याद रखेंगे चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। CAB कैब माने केकड़ा होता है, क्रैब माने केकड़ा होता है साथियों, तो वहीं से आर हटा के CAB याद कर लीजिए।
चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील मतलब चीन में सबसे नंबर 1 पर है लोहा इस्क में, ऑस्ट्रेलिया 2 नंबर पे है, ब्राज़ील 3 नंबर पे, फिर भारत है। CABB ऐसे भी याद कर सकते हो, CABI भी याद कर सकते हो, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया या भारत। ठीक, लौह अयस्क का भारत में उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, झारखंड में, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि। उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ओजैक याद कर लीजिए, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। भारत में के उड़ीसा राज्य में कुल उत्पादन का 1/3 भाग से अधिक उत्पादन होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में ही होता है। लौह अयस्क का होता है हेमेटाइट। इस अयस्क में लोहे की मात्रा 60-70% पाई जाती है, जिसमें लोहे के कणों के रूप में प्राप्त होते हैं। लोहे के कण प्राप्त होते हैं। हेमेटाइट का उत्पादन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइट, इस अयस्क में 70% से अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। लिमोटाइट, यह पीले रंग लौह अयस्क होता है, पीले रंग का लौह अयस्क होता है, जो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी का एक प्रकार है, जब शैलों में ऋतुक्षरण होता है, सिलिका व क्षारीय मिट्टी बह जाती है और लोहा एल्युमिनियम संकेंद्रित होता है, वो वहीं पर रुक जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर ध्यान देंगे, जब बरसात होती है तो क्षारीय मिट्टी बह जाती है और लोहा और एल्युमिनियम जो है वहीं पे रह जाते हैं। ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मैग्नीज चांदी जैसी धातु होती है जो कठोर होती है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान भी तीसरा है। मैग्नीज का भारत में उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। अभ्रक एक खनिज है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ध्यान रखेंगे अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है। भारत में कुल अभ्रक 80% उत्पादन होता है। इसका उपयोग भट्टियों में बिजली के सामान बनाने में किया जाता है, और प्रेस वगैरह के नीचे किया जाता है। अभ्रक ऐसी धातु होती है, धातु होती है जो ऊष्मा की तो सुचालक है लेकिन बिजली की कुचालक है। अभ्रक का भारत में उत्पादन क्षेत्र बिहार, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। साथियों, तांबा यानी कापर जिसको कहते हैं, तांबा धातु विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सबसे अच्छा वैसे तो चांदी होता है, लेकिन उसके बाद में तांबा ही का नंबर आता है। तांबा का उपयोग बिजली यंत्रों में अधिक किया जाता है, क्योंकि चांदी के तो तार गल जाएंगे, इसीलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पंखे में किया जाता है, पंखे के अंदर, बिजली के तारों में, मोबाइल फ़ोन में आदि में। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चिली है सबसे अधिक। भारत में तांबे का उत्पादन क्षेत्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान। याद रखेंगे। संक्षारण क्या होता है। वातावरण में नमी आदि के कारण धातुओं की पर परत चढ़ना और उसका नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लग जाती है और वो जंग टूटती जब है तो लोहे का संक्षारण होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय क्या करते हैं हम लोग। ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, उस पर धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जैसे कि पेंट चढ़ा सकते हैं, उस पर मिश्र धातु बना करके विद्युत लेपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड, आकाश का विस्तार, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी समूह को मिला करके ब्रह्मांड कहा जाता है। सौर मंडल के ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध, शुक्र। फिर देखो यहाँ पे पहले तो क्रम देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस यम यानी प्लूटो को हटा दिया गया। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। यहाँ पर क्षुद्र जो है कणिकाएँ होती हैं, इसके इधर वाले इनको बाय प्लानेट कहते हैं, इसको इंटरनल प्लानेट कहा जाता है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। बुध सबसे छोटा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखेंगे सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा, यही पृथ्वी की बहन, ये सब कहा जाता है। सबसे नज़दीक का तारा भी बुध है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भोर का तारा भी शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, चमकीला तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र।
नीला ग्रह पृथ्वी, क्योंकि इसमें 3/4 पानी पाया जाता है। लाल ग्रह मंगल, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे नजदीक बुध, सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून। ग्रह जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं साथियों ग्रह कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल आदि, और जितने भी ग्रह हैं। उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का यहाँ पे साथियों उपग्रह है। यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है? गंगा सिंधु नदी में, गंगा प्लस सिंध, जीएस याद कर लीजिए, गंगा प्लस सिंधु नदी में भूगर्भीय जल संसाधन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर शोक नदी किसको कहा जाता है? दामोदर। बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी, यहाँ पर याद रखेंगे। वैसे ही शोक नदी किसको कहते हैं? इनमें से दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है, दामोदर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो मेघना नदी या मेघना नदी इसको कह सकते हो, मेघना या मेघना नदी। मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक संसाधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है? तो पूंजी भी, तकनीक का विकास भी, परिवहन भी, सब कुछ यहाँ पे आला। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपहार कौन नहीं है? शैल, मृदा, ये सब हैं, नदियाँ भी हैं, लेकिन मानव प्राकृतिक उपहार नहीं है, मानव को मानव ने ही जन्म दिया है। अगला यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, महासागरों में स्थल के डूबे भाग को क्या कहते हैं? गंभीर सागरी मैदान, गंभीर सागरी मैदान इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया, खान एवं खनिज अधिनियमित पारित कब हुआ था? खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद 1948 में ही खान और खनिज अधिनियम जो है पारित हुआ। अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, अल्प पारदर्शक उसको कहा जाता है। न पारदर्शी न अपारदर्शी, उसको अल्प पारदर्शी कहा जाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? बिंदु प्रकाश स्रोत की कोई उपछाया नहीं बनती है। अगर कोई पॉइंट, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है खंड चंद्र ग्रहण, तब उसको बोला जाता है खंड चंद्र ग्रहण। सूर्य से के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध सबसे निकट, बृहस्पति सबसे बड़ा, और यूरेनस, नेपच्यून सबसे दूर। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, 4 इधर 4 उधर, और बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ पर उपस्थित है। ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है? उत्तर। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई। तारे में छोटे दिखाई देते हैं, कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत दूर हैं, इसीलिए हमको छोटे दिखा। सूर्य भी एक तारा है साथियों, सूर्य भी एक तारा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। तो ये था हमारा कुछ वीडियो, और इस वीडियो में आप सभी लोग को मेहनत से अच्छे से पढ़ें। आपका डीलेड 3rd सेमेस्टर के साथियों के लिए यह साइंस का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें प्यारे से, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें। आपका दिन शुभ हो।